1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1901 जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूँ। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। जैसे लास्ट एपिसोड में गणमान्य जितने भी इतिहासकार थे, उन्होंने बाजीराव के 2 कालखंड किए हैं। पहले तो 11 साल का और बाद का 9 साल का। पहले इस पूरे 11-12 साल में घर को मजबूत करने का काम बाजीराव ने किया और वो परिस्थिति के अनुरूप ठीक ठाक हुआ। मैं नहीं मानता कि बाजीराव उसमें फेल हो गया, नहीं। निजाम का बंदोबस्त किया, संभाजी को चुप बिठाया, दाभाड़े, चंद्रसेन जाधव जैसे घरवालों को चुप बिठाया, शाहू का मुगल प्रेम शाहू के जेब में रखा, वसूली का काम किया, चौथाई उसका जो हक था वो सारे हिंदुस्तान में वसूली का काम उसने किया। सातारा में खजाने में उससे भरपाई हुई, ना कि नुकसान हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि वो परिस्थिति अनुरूप नहीं थी। ठीक ठाक हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन उसके पर्सनली क्षात्र तेज के पराक्रम का जो प्रकटीकरण था बाजीराव के, वो अद्याप नहीं हो सका था। वो अगले 9 साल के कालखंड में हमको दिखता है और जिसकी वजह से ही उसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बालाजी के जीवनी को अगर हम देखें तो ये 2-3 प्रकरण हैं जिसमें नियति का साथ उसको नहीं मिला है और इसीलिए बालाजी बहुत कमज़ोर भी पड़ा है। सॉरी, बाजीराव, बालाजी नहीं, बालाजी तो पिता का नाम था, सॉरी। पहला, ये नादिर शाह जो घुसा है, पहले तो कश्मीर उसने हड़प लिया और लगातार उत्तर में वो आगे बढ़ने की कोशिश एनीवे कर रहा था। 1761 तो बहुत 20 साल बाद की लड़ाई है। नादिर शाह पहले से प्रयत्न कर रहा था। दूसरा, स्वयं का अल्पायुष होना बहुत बड़ी त्रासदी है मित्रों अपने इतिहास के लिए। नादिर शाह की सत्ता की लालसा तो मैंने विस्तृत जानकारी ऑलरेडी आपको बता दी है। बाजीराव के आखिरी कुछ सालों में नादिरा, जैसे मैंने कहा एपिसोड में बताया है कि कश्मीर
ये सीमांत प्रांत सिंध वगैरह गुजरात तक अपनी हलचलें तेज कर चुका था। अब अल्पायुष के बारे में क्या, हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये तीनों महापुरुष आप देखिए, ये सारे अल्पायुषी रहे हैं। छत्रपति शिवराय मात्र 52 साल, छत्रपति संभाजी महाराज मात्र 32 साल और बाजीराव पेशवा मात्र 40 साल। पेशवे बनते ही वो बिना रुके उत्तर के लिए दौड़ा, मैंने एपिसोड में आपको बता दिया है। और ऐसे लगता है 2-3 जगह पे इन्होंने लिखा है कि बाड़ापुर की जो लड़ाई हुई थी उसमें बाजीराव मौजूद था। 2-3 जो डायरीज होती हैं लोगों की, नाना साहब की भी डायरी में ये उल्लेख है कि बाजीराव बाड़ापुर में संभवतः लड़ाई में शामिल था। चंद्रसेन यादव तो निजाम की तरफ से लड़ ही रहा था, ये तो निश्चित है। हाँ, बाजीराव का 2-3 जगह पे लिखा है, बाकी 7-8 इतिहासकार जो है वो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताते नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा आधार नहीं है डायरी छोड़ के। लेकिन जिस तरह से 2 भेड़ियों की जो लड़ाई थी बाड़ापुर की, ये दोनों भेड़ियों की संपत्ति सातारा में सरकारी जमा करवा दी, तो मुझे नहीं लगता कि बिना बाजीराव ये हुआ होगा। अब कई जगह है, कई जगह पुख्ता जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन ऐसे लगता है कि बिना बाजीराव ये संभव नहीं है। इसमें और एक एंगल है कि बाड़ापुर की लड़ाई से मात्र 2 महीने पहले बाजीराव 8 जून को आलिम अली से मिल चुका था, उसमें बातचीत हो गई थी, ये मुगल रिकॉर्ड में है। अब आलिम अली के पराभव के बाद बाजीराव सासवड़ लौटा है, सासवड़ यानी पुणे से नजदीक जहां उसका परिवार था। शायद निजाम का कोई हस्तक होगा, मराठा होगा, मुगल होगा, पता नहीं, लेकिन बाजीराव के पीछे निश्चित सासवड़ तक आया था, क्योंकि सासवड़ से 100 किलोमीटर दूर बारामती, हाँ वही बारामती, शरद पवार वाली बारामती में अक्टूबर 1720 के अंत में पेशवा ने मुगलों से जबरदस्त लड़ाई की। बाद में वो नवंबर में सातारा गया और वहाँ शाहू को सारे 6 महीने के घटनाक्रम का पूरा लिखित ब्यौरा दिया, जो उपलब्ध है, लेकिन उसमें बाड़ापुर की लड़ाई नहीं है, ये भी सच है। जनवरी 1721 में निजाम उल मुल्क से संभाजी नगर से नज़दीक एक चिकलठाना, एक आज वहाँ पे MIDC है, तो 21 को निजाम उल मुल्क से संभाजी नगर के नज़दीक चिकलठाना में फिर वो मिला है। दिल्ली में सैयदों ने जिस रोशन अख्तर को गद्दी पे बिठाया था, हाँ, उसी ने उस सैयद बंधु का खून करने के लिए लगभग अपना सारा बल उसके पीछे लगाया था, वहीं सैयद बंधु का खून करने के लिए। खून हो गया। बाद में ये रोशन अख्तर 29 साल मुगल बादशाह बना रहा, हालांकि ये भी ठरकी था, उसके ठरक के बारे में भी मैंने बताया है, वो आप देखो, अब बहुत कमजोर था। अब सीधी बात है, मानसिकता ही ठरकी है, तो राज्य कारोबार चलाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, जो ये नशेड़ी और ठरकी लोगों में हो ही नहीं सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। बाजीराव 1720 से बाद में भारतवर्ष में राजनीति का केंद्र बिंदु निश्चित बन गया था। अकबर और औरंगजेब के बाद में सबसे ज्यादा साल सल्तनत बचाने का काम इस रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह ने किया है। मैंने बताया कारण उसकी भारतीय राजनीति में मोहम्मद शाह का कोई योगदान नहीं है। इतना कमजोर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, और यही मोहम्मद ने 1721 में निजाम को दक्कन सूबेदारी छोड़ के वापस दिल्ली बुलाया। अब फरमान तो निकला दिल्ली से, लेकिन निजाम को दिल्ली जाते जाते 1 साल लगा।
ये है शाही फरमान की कीमत, आप समझ लो। सातारा में भी संभ्रमित अवस्था हो गई थी। निजाम के साथ भाई संबंध कैसे रखे। शाहू महाराज का फिक्स था। शाहू महाराज ने स्पष्ट तौर पे मुगल सल्तनत का पक्ष उठाया था और जितने भी नियम, संधि और करार मोहम्मद शाह से भी मनवा लिए थे, उसके अनुसार टैक्स वसूल करने का शाहू ने तुरंत आदेश भी दे दिया। तो जो थोड़ी बहुत संभ्रमावस्था सतारा गद्दी पे थी, वो शाहू ने निकाल दी कि नहीं भाई, हम तो आखिरी दम तक, जैसे मैंने बार बार कहा है, 1750 में शाहू मरने तक उसके मधुर संबंध मुगल सल्तनत से बने रहे। और इसका कारण वो 18 साल संस्कारित मन होना बाकी था। 8 साल का बच्चा जब 26-27 साल में बाहर निकलता है तो पूरा इस्लामी संस्कार लेके ही शाहू निकला था। इसीलिए शाहू का ड्रेसिंग भी देखो, शिवाजी महाराज का ड्रेसिंग देखो, छत्रपति संभाजी, राजा राम महाराज, जो भी है उनका ड्रेसिंग देखो और शाहू का ड्रेसिंग देखो, आपको फर्क तुरंत दिखने में ही पता चलेगा। हमारे भी प्रधानमंत्री ने बताया था ना कि भाई कपड़े देख के पहचान लेते हैं बहुत सारे जन, और ये झूठ नहीं है। अब नियम संधि के अनुसार शाहू ने तो आदेश दे दिया, उस आदेश का निजाम ने मानने से इनकार कर दिया। वजह क्या बताई? नहीं भाई, आप और आपके जो सौतेले भाई है संभाजी कोल्हापुर वाले, उनमें बड़ा कलह है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप में से ये किसका है। मराठशाही जो है ये किसके पास है, आपके पास है या संभाजी के पास है? तो निजाम लगातार टालता रहा। बाजीराव ने आनंदराव सुमंत को जब फौज के साथ भेजा तो निजाम फिर समझ गया, क्योंकि मन से निजाम डरा हुआ था। और कारण ये है कि औरंगजेब के साथ लगातार निजाम दक्खन में ही था, तो मराठाओं का कहर वो जानता था कि मराठे मरने तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो बिना लड़े कूटनीति और कपट नीति से ही मराठाओं को अंदर से कमजोर करने के पक्ष में हमेशा निजाम था। वो लड़ाई के विरुद्ध था। हालांकि लड़ाई हुई है उनमें, लेकिन स्वतः निजाम पक्ष में नहीं था। बाजीराव से भी मिला था, और ये सच बात है कि बाजीराव से मिलने के बावजूद उन दोनों में, निजाम और बाजीराव में, कभी भी मधुर संबंध नहीं बने। ये सत्यता है। बालाजी विश्वनाथ ने लागू की सभी शर्तों को मानने के अलावा निजाम के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब ये ग्रैंडव जैसा है, भाई ग्रैंडव है, वो तो हमारे बाप थे ना 200 साल, तो उसका अपना नैरेटिव है ग्रैंडव का। और ये भी हद देखो कि ग्रैंडव, उसके पास अधिकृत कागजात इसके लिए कुछ भी नहीं है। कहीं सुनी बातें कहाँ से निकल वहाँ पे उसने बुक में रख दी है। ये बात सही है कि शाहू के दरबार में श्रीनिवास प्रतिनिधि जैसे कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे और जो बाजीराव के सोच से विपरीत थे, ये सच बात है। लेकिन इस पे क्या समस्या है भाई? सोच अलग हो सकती है। एक ही दरबार के ये राज दरबारी थे, उनको राज्य चलाना था, सोच अलग हो सकती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पंत प्रतिनिधि ने कहीं निजाम का साथ दिया है या कहीं दूसरे मुगलों का साथ दिया है या शत्रु का साथ दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसके लड़के ने तो पराक्रम दिखाए हैं, बार बार दिखाए हैं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था, हिंदवी स्वराज्य। बाजीराव जनवरी 1722 में दिल्ली पहुंचा है। मोहम्मद शाह से स्वतः मिलके निजाम के बारे में और जो आर्थिक शर्तें विर्तें लागू थी, जो भी कुछ संधियां थी, वो मनवाने के लिए बाजीराव फिर वहां पे गया है। और मोहम्मद शाह से मिलने के बाद फिर सातारा डायरेक्ट लौटा। शाहू के साथ उन्हें सलाह मसलत की है बंद दरवाजे में।
अब पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली उन दोनों में क्या हुआ। बाजीराव पेशवा होने के बाद की ये साखरखेड़ा की जो लड़ाई है, ये एक मित्रों मील का पत्थर साबित हुआ है। साखरखेड़ा की लड़ाई, इसके बारे में मैंने बताया है। फिर एक बार मुझे ऐसा लगता है कि साखरखेड़े के बारे में, जैसे पालखेड़ के बारे में आगे बताऊंगा, वैसे साखरखेड़ा के भी बारे में मैं बताना चाहता हूँ। औरंगिया के तालीम में तैयार हुआ निजाम, उस निजाम को मोहम्मद शाह का कारोबार पहले दिन से बिल्कुल राज नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा थी। निजाम हमेशा उससे बहस करता रहा। 1721 में बादशाह ने निजाम को गुजरात भेज दिया। वहां भी उस नालायक निजाम ने कपट का सहारा लिया और 3-4 कपट किए, लेकिन आज का वो विषय नहीं है, क्योंकि हम तो पेशवाई पे बात कर रहे हैं। सैयद को मारने में हैदर कुली खान का बड़ा योगदान रहा है। अब उसी हैदर कुली खान को मारने के लिए मोहम्मद शाह ने निजाम को भेजा। देखिए उल्टी गंगा। मैंने कहा ना, ये मोमिन है ना, मोमिन की माँ को भी अपने बेटे पे विश्वास नहीं होता है। उनकी एटीट्यूड ही वैसा है, उनकी क्या कहते हैं, जहनियत ही वैसी है। सैयद को मारने में हैदर कुली खान शामिल था। हाँ, उसने ग्राउंड वर्क उसने किया था। हैदर कुली खान ने नहीं मारा था, लेकिन ग्राउंड वर्क उसने किया था। लेकिन डर के मारे ये क्या कहते हैं कि निजाम को हैदर कुली खान को मारने के लिए मोहम्मद ने भेजा, और उसको मारने के लिए निजाम उज्जैन तक पहुंचा। अब ये सब खबर जो थी, ये हैदर अली तक पहुंचनी थी। तो जैसे ये खबर हैदर अली तक पहुंची कि भाई निजाम मेरे पीछे हैं, डर के मारे हैदर भाग गया। अब निजाम में दक्कन में अपने गुजरात को भी शामिल कर लिया, भाई अपने अंडर ले लिया। माड़वा भी निजाम ने हथिया लिया और स्वयं वो दिल्ली दरबार में जा बैठा, जैसे मोहम्मद शाह ने उसको बोला था। मोहम्मद शाह पूरी तरह से बौखला गया था, उसको पता ही नहीं चल रहा था चल क्या रहा है। कारण निजाम की महत्वाकांक्षा। अब दिल्ली दरबार में मोमिनों ने साजिशें चालू की, सबकी साजिश, भाई साजिश करना ही उनको आता है, बाकी कुछ तो राज्य कारभार तो करना नहीं है। निजाम अब इन साजिशों से एक दिन ऐसा आया कि उब गया, सच में उब गया। लास्ट टाइम तो पत्र भेजा था ना कि भाई मैं उब गया हूँ, बस आलम अली को उसने पत्र भेजा था कि मैं उब गया हूँ, मैं काबा जाके मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, शांति चाहिए मुझे। वो तो पत्र था, लेकिन इस बार सच में दिल्ली में अन्य साजिशों से निजाम उब गया था, क्योंकि अभी उम्र भी हो गई थी और दक्षिण में स्वतंत्र कारोबार के पक्ष में अब वो था। बादशाह उसे दिल्ली से दूर ही रखना चाहता था। निजाम ने बीमारी का एक बहाना बनाया और अक्टूबर 1723 में ये अब दक्कन वो 1723 में तो पहुंच गया। उसके बाद आप लगातार मित्रों देखेंगे कि मुगल राज्य सिकुड़ता गया। आगे इतना सिकुड़ा है, बुढ़ा बहादुर शाह है ना, 1857 वाला, हाँ, कवि कहते हैं ना उसे, उसका बूढ़े बहादुर शाह का हुक्म चांदनी चौक के लोग भी ठुकराने लगे। ये हालत है मुगल सल्तनत की। वंदे मातरम।